ना जाने नासपीटी ने मेरे बेटे को कौन सी पट्टी पढ़ाई है। मेरे राजकुमार जैसा बेटा इतनी बदसूरत बीवी उठा कर ले आया है। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए तो जतिन ने मुझसे शादी की है। पहली बात तो तुम मुझसे जुबान मत लड़ा, और दूसरी बात, तेरे इस प्यार का क्या मैं अचार डालूं? एक जोड़ी कपड़े भी नहीं लाई है तू अपने साथ। आजकल की दुनिया की बहुओं को देख रही है तू, क्या कुछ लेकर नहीं आती है वो, और एक तू है। माँ जी चल अब चुप कर, मुझसे जबान मत लड़ा और जाकर अपना काम कर। बड़ी आई मुझसे बहस करने वाली। अपनी गाय जैसी बहू रीतू को शांति इसी तरह ताने सुनाती रहती। ऐसी ही एक सुबह शांति ने रीतू को अपने लिए गर्म पानी करने को कहा। रीतू ने पानी गर्म भी कर दिया था, लेकिन शांति उससे पानी का तापमान जांचने को कहती है, जिस पर रीतू बोलती है, माँ जी पानी बहुत गर्म है, देखिए ना कितना धुआं निकल रहा है, आपको देखकर ही पता चल जाएगा। चुप कर तू, मुझे नहीं पता चल रहा। चल इसमें हाथ डाल और बता कितना गर्म है पानी। माँ जी मेरा हाथ जल जाएगा, पानी बहुत गर्म है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जरा मैं बताती हूँ तुझे। शांति अपनी बहू का हाथ पकड़कर उस गर्म पानी में डाल देती है। रीतू चीखती रह जाती है, लेकिन शांति को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीतू बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाकर पानी से बाहर निकालती है और रोते हुए अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठे हुए बोलती है, हे भगवान, ये आखिर मुझे कौन से जन्म की सजा मिल रही है? मैंने माँ जी को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी कोशिश की, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? बेचारी रीतू दर्द से परेशान होकर अपने हाथ पर दवाई लगाती है और दर्द में ही काम करती है। ये सब देखकर शांति को बहुत सुकून मिलता है। वो बहुत ही मजे लेती है ये देखकर कि रीतू को तकलीफ हो रही है। शाम के समय जब रीतू का पति जतिन घर आता है तो कमरे में बैठी रीतू को अपने हाथ पर दवाई लगाते हुए देखकर बोलता है, रीतू क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा हाथ ऐसे जल कैसे गया? बताओ, ये माँ ने किया है ना? हाँ, अब तो मेरी माँ ने सारी हदें पार कर दी है। मैं अभी बात करता हूँ उनसे, वो ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं जतिन जी, माँ जी से आप कुछ मत बोलिए, वो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती। अगर आप उनको कुछ बोलेंगे तो उनको लगेगा कि मैं आपको भड़का रही हूँ। लेकिन ऐसे कब तक तुम्हें टॉर्चर करती रहेंगी वो? अरे उनको एक शहर की लड़की चाहिए थी, नहीं मिली, गांव की मिली, तो उसके साथ क्या ऐसा बर्ताव करेंगी वो? उसका जीना दुश्वार कर देंगी। ये गलत कर रही है माँ। तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं, लेकिन माँ को वो नजर नहीं आता। माँ पता नहीं क्या से क्या हो गई है, जालिम सास बन के रह गई है। कोई नहीं जतिन जी, एक दिन माँ जी ये समझ जाएंगी, लेकिन आप अभी उनसे कुछ मत कहो। रीतू जतिन को समझा देती है, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि उसकी सास की फितरत नहीं बदलने वाली। गुजरते वक्त के साथ शांति का स्वभाव नरम नहीं बल्कि गर्म हो जाता है। ऐसे एक दिन रीतू घर में पोछा लगा रही थी कि तभी शांति आती है और मोमबत्ती को पिघलाकर उसका सारा मोम रीतू के चेहरे पर डाल देती है। माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी ये क्या किया आपने? माँ जी रीतू दर्द से चिल्ला रही थी। शांति खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। इतने में ही रीतू की एक शहर की दोस्त रिया उससे मिलने आती है और ये सब देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, रीतू आप कैसी औरत है? अरे इतनी बेरहमी से उसके चेहरे को जलाकर भी आप शांत खड़ी हैं। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं रिया, तो इनसे कुछ मत कह, ये मेरी माँ जी है। बस रीतू, आज तक तूने मुझे जो अपने ससुराल के बारे में बताया था, ये सब उससे उल्टा ही है। तेरा पति भी तेरे ऊपर ऐसे ही जुल्म करता होगा। अब मैं तुझे यहाँ एक मिनट और नहीं रहने दूंगी। चल यहाँ से मेरे साथ। रिया रीतू को वहाँ से अपने घर ले जाती है, जहाँ रीतू से सब कुछ सच सच बताती है। उसके पति ने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी, इसलिए उसकी सास उससे बहुत नफरत करती थी। दूसरी ओर शांति खुश थी कि अब उसकी गंवार बहू इस घर से चली गई। शाम को जतिन के आने पर वो उसे झूठी कहानी बता देती है कि रीतू भाग गई है, जिसे सुनकर जतिन बोलता है, मैं आपकी सारी बात मान सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं मान सकता कि रीतू मुझे छोड़ के जा सकती है। नहीं, रीतू मुझे नहीं छोड़ सकती। मुझसे बहुत प्यार करती थी। जरूर आपने कुछ किया होगा। बताइए माँ, क्या किया उसके साथ आपने? बताइए। अरे अपनी माँ पर कैसा इल्जाम लगा रहा है तू बेशरम? तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बीवी खुद छोड़ के गई है इस घर को। मुझे तो पहले ही पता था कि वो ऐसे ही निकलेगी। जतिन जानता था कि उसकी माँ कैसी है। उसकी माँ ने कभी भी रीतू को पसंद नहीं किया, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो दिन रात अपनी पत्नी को ढूंढता रहा, लेकिन रीतू से कहीं नहीं मिलती। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। जतिन ने अपनी माँ से भी बात करना बंद कर दिया था। बेटा तूने अपनी कैसी हालत बना ली है उस गवार के चक्कर में। तुझे अब जिंदगी में आगे बढ़ना होगा।
अब मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। तेरे लिए बहुत अच्छी और बड़े घर की लड़की का रिश्ता आया है। मुझे नहीं करनी कोई शादी। मेरी पत्नी रीतू है, वो वापस आएगी, मैं जानता हूँ वो आएगी। और जब वो आएगी और मुझे किसी और के साथ देखेगी तो क्या बीतेगी उस पे? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। माँ, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी रीतू का इंतजार करूंगा, बस अपनी रीतू का इंतजार। नहीं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं खुद की जान ले लूंगी। शांति की बात ना चाहते हुए भी जतिन को माननी पड़ती है। शांति उसकी शादी एक पैसे वाली लड़की रितिका से करवा देती है। रितिका शादी के बाद घर में आ जाती है और अगले दिन तक भी वो देर तक सोती रहती है। तो शांति उसके पास जाकर बोलती है, ओ बहू रानी, उठ जाओ, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। पसरी रहोगी क्या देर तक? ओह बुढ़िया, अपना ये गटर जैसा मुंह ना बंद कर। मेरे पापा को पता चला ना तूने मुझसे ऐसे बात की है तो वो अभी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तेरी कि सास ने बहू को दहेज के लिए शादी के पहले ही दिन उसे बहुत डराया। बहू, मैं तो कह रही थी उठ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, रसम करनी है तुमको। देखिए डियर सासू माँ, मुझे ना आपकी पहली रसोई में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आप में, इसलिए मुझे नहीं करना। थोड़ी देर बाद में नीचे नाश्ता करने आऊंगी और मुझे नाश्ता रेडी चाहिए बिल्कुल। रितिका इतना बोलकर सो जाती है। शांति अपनी नई बहू की ये बातें सुनकर गुस्से में नीचे आती है और हॉल में बैठे अपने बेटे से कहती है, बेटा देखना, तेरी बीवी उठ नहीं रही है, ना ही पहली रसोई की रस्म करने को तैयार है। माँ, उसे इस घर में आप बहू बना के लाई हो, तो क्या वो कर रही है क्या वो नहीं कर रही ये आप जानो, मुझसे मत बोलो, क्योंकि मैं उसे अपना कुछ नहीं मानता। मैं बस अपनी रीतू का इंतजार कर रहा हूँ, बस अपनी रीतू का इंतजार। आज भी मेरे दिल में बस रीतू है और कोई नहीं। इस सोने की मुर्गी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। शांति की नई बहू उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद शांति को उससे कोई शिकायत नहीं थी। गुजरते वक्त के साथ शांति अब घर के सारे काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ। ऐसे एक दिन रितिका नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ वो नहाने की बाल्टी में खोलता हुआ पानी देखकर अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, आपको क्या लगता है ये पानी गर्म है? गरम नहीं बहू, बहुत गरम है, देखना कैसे धुआं निकल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये गर्म है। अच्छा चलिए एक बार उसमें हाथ डालकर तो देखिए कि वो कितना गर्म है। बहू पागल है क्या, हाथ जल जाएगा मेरा। कोई नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दवाई करवा दूंगी ना आपकी। चलिए हाथ डालिए अब जल्दी से। रितिका शांति का हाथ पकड़कर जबरदस्ती पानी में डालने लगती है। शांति अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और डरकर हॉल में आती है, जहाँ पर जतिन होता है, जिससे शांति बोलती है, बेटा मुझे बचा ले, ये औरत मुझे मार डालेगी। देखना ये क्या कर रही है, गर्म पानी में मेरा हाथ डालकर मुझे जला रही है। क्या तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर रही थी? माँ, आप चिंता मत करो माँ, लेकिन एक बात बताओ माँ, आज जब आपके ऊपर बात आई तो आपको याद आ गया कि आपको दर्द हो सकता है, लेकिन उस दिन रीतू का हाथ जलाते समय आपने एक बार भी नहीं सोचा? हाँ माँ, बताइए, एक बार भी नहीं सोचा ना आपने कि उसको दर्द होगा? वो बेचारी तड़पती रही, आप उसका हाथ जलाती रही। उसका दर्द, उसकी तकलीफ मैंने देखी थी, आपने तो उसका जीना दुश्वार कर दिया था माँ। क्या से उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना दी थी आपने, तभी तो बेचारी छोड़ के चली गई हमें। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली मुझे। लेकिन मैं फिर से जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ कर वापस लेकर आऊंगा। अगर वो नहीं आई ना तो मैं भी वापस नहीं आऊंगा। जतिन इतना बोलकर घर से बाहर जाने लगता है। इतने में पीछे से रितिका उसको रोकते हुए बोलती है, रुकिए जतिन, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता कि मैं किसे ढूंढने जा रहा हूँ? अपनी पहली पत्नी रीतू को ढूंढने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व अब इस दुनिया में नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो रितिका? रीतू क्यों नहीं मुझे वापस मिलेगी, बताओ मुझे। क्योंकि मैं ही आपकी रीतू हूँ। आपकी माँ ने मेरे चेहरे पर जलता हुआ मोम डालकर मेरा चेहरा जला दिया था, लेकिन मेरी दोस्त रिया उसी वक्त यहाँ पहुँची और उसने जल्द से जल्द मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराकर मुझे ये नया चेहरा दिया। क्या तुम मेरी रीतू हो? तो तुमने मुझसे दोबारा शादी क्यों की और इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के क्यों रखा? मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि माँ जी को मेरी अहमियत समझ में आए।
उन्हें ये भी समझ में आए कि जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वो अगर खुद को मिले तो कैसा लगता है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बस तू मुझे माफ कर दे। आगे से मैं तेरे ऊपर हाथ तो क्या उंगली भी नहीं उठाऊंगी। रितिका और ऋतु अपनी सास को माफ कर देती है। साथ ही जतिन भी अब रितिका को अपनाकर उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। आरती की सास मीरा खाने के मामले में बहुत चटोरी थी। जहाँ बात खाने की आ जाए फिर वो किसी को नहीं देखती थी। अपने साथ साथ दूसरों का भी खाना चुरा कर खाया जाया करती। आरती के ससुराल वाले गरीब थे, लेकिन आरती एक अच्छे परिवार की लड़की थी, साथ ही बहुत संस्कारी भी थी, जिसके चलते उसने कभी अपने ससुराल वालों को उनकी गरीबी का ताना नहीं मारा और जैसे मिला उसी में काट लिया। लेकिन इस बार उसका पहला करवा चौथ था। वो अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी, इस बार मेरा पहला करवा चौथ है, मुझे इतना सारा सामान लेना है, लेकिन माँ जी से पैसे मांगना ठीक होगा या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान और गहरी सोच में क्यों लग रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या? अरे नहीं अनुज जी, माँ जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो क्या है ना कि करवा चौथ आने वाला है और मेरे पास उसकी तैयारी के लिए पैसे नहीं। घर के हालातों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वही सोच रही हूँ कि माँ जी से पैसे मांगू या नहीं। तुम कितना सोचती हो हमारे घर परिवार हम सब के बारे में। ये सिर्फ आपका ही घर नहीं है बल्कि मेरा भी है। उस नाते इस घर के बारे में सोचना मेरा भी तो फर्ज बनता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना मत सोचो। अपनी खुशियों के बारे में सोचो, उन्हें मत भूलो। अनुज इतना कहकर अपनी जेब से पैसे निकालकर आरती को देता है। मुझे मेरे मालिक ने एडवांस में पैसे दिए। कहा कि मैंने इस महीने छुट्टी नहीं की, इसलिए उन्होंने मुझे ये पैसे दिए। अब तुम इन पैसों को लेके करवा चौथ की पूजा की तैयारी करो। अनुज जी आप कितने अच्छे हैं, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अब मैं अपनी करवा चौथ की तैयारी भी कर लूंगी और मुझे माँ जी से कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आरती पैसे लेके मार्केट के लिए निकल जाती है, लेकिन मार्केट में सांस लेने तक की जगह नहीं थी। इतनी भीड़ देखकर आरती का सर घूमने लगता है। हे भगवान, मार्केट में लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारा सामान फ्री में मिल रहा हो। आए और उठाए, मैं इतनी भीड़ में सामान कैसे लूंगी। आरती रोड पर खड़ी ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़कर रोड पार करवाती है। क्या बहू इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक तुझे रोड पार करना नहीं आता? पता नहीं ससुराल को कैसे संभालती होगी। आंटी जी, किसने बोला आपको कि मुझे रोड पार करना नहीं आता? बहू बताने की क्या जरूरत है, वो तो मुझे दिखाई ही दे रहा है कि काफी देर से तू हाथ बांधकर सड़क पर खड़ी हुई है। आंटी जी, मार्केट में सांस लेने की जगह नहीं है, सामान कहाँ से लूंगी? वही सोचकर मैं रोड के उस पार खड़ी हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे रोड पार करना ही नहीं आता। अच्छा तो ये बात है, माफ करना बहू, मुझे तो लगा कि तू रोड पार नहीं कर पा रही है इसीलिए खड़ी है और मैं हाथ पकड़कर तुझे इस पार ले आई। कोई बात नहीं आंटी जी, आपने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा है ना। अब जब आ ही गई हूँ तो सामान भी ले ही लेती हूँ। चल मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ, मुझे भी तो अपनी बहू के लिए करवा चौथ का सामान लेना है। कमला और आरती दोनों मार्केट के अंदर जाती हैं और करवा चौथ का सारा सामान खरीदती हैं। उन्हें सामान लेते लेते रात हो जाती है। तभी मीरा की आँख खुलती है और वो आरती को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन आरती का कोई अता पता नहीं होता। मीरा उसे ढूंढते हुए घर के बाहर निकलती है और देखती है आरती कमला के साथ हंसते हुए आ रही होती है। बहू, तू मुझे बिना बताए कहाँ गायब थी? मैं कब से तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। तुझे जरा भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? अरे अरे मीरा बस कर, कितना गुस्सा करेगी बेचारी पर, अपने करवा चौथ का सामान लेने ही तो गई थी। हाँ तो बताकर तो जा सकती थी ना। माँ जी, वो आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको उठाना जरूरी नहीं समझा। आप ही बोलती है कि आपको कोई आधी नींद में जगाता है तो आपके सर में दर्द होता है। हाँ, एक बार मैंने बोल दिया। तुझे तो मेरे सर दर्द का बहाना बनाकर बाहर घूमने को मिल गया। आज के बाद मुझे बिना पूछे कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा आरती को लेकर घर के अंदर चली जाती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अगले दिन सुबह मीरा जल्दी उठती है और सरगी बनाकर अपनी बहू को आवाज देती है। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई तू? जल्दी से नीचे आ जा, वरना सरगी का समय निकल जाएगा। उसके बाद पूरा दिन
पानी भी नहीं मिलेगा। आरती उठो, सुबह के 4 बज चुके हैं, सरगी खाने का समय हो चुका है। माँ तुम्हें आवाज दे रही है, उठो यार, कितनी सुस्त हो चुकी हो, उठो ना। आरती क्या हुआ अनुज जी, क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हैं? सोने दीजिए ना। अरे कुंभकर्ण की नानी हो तुम। अरे तुम्हारी सास तुम्हें आवाजें दे रही है, आज करवा चौथ है, माँ सरगी लेके बैठी हुई है, आवाज दे रही है तुम्हें। मर गई मैं तो अनुज जी, माँ जी तो मुझे मार ही डालेंगी। भाग आरती भाग। आरती झट से बेड से उठती है और अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर हॉल में आती है। मीरा उसे गुस्से भरी नजरों से देखती है। कौन सी भांग की गोली खाकर सोई थी जो तुझे मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी? माँ जी सरगी खाएं वरना दिन निकल जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं खा पाएंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चला बैठ जल्दी से। मीरा और आरती सरगी खाने के लिए बैठती हैं। तभी मीरा को हिचकी आने लगती है और आरती उसके लिए पानी लेने रसोई में जाती है। जब तक वो रसोई से बाहर आती, मीरा उसका आधे से ज्यादा खाना चोरी करके खा जाती है। अपनी प्लेट का खाना देखकर आरती सोच में पड़ जाती है। मेरी थाली का खाना कहाँ गायब हो गया? मैंने तो थोड़ा सा ही खाया था। लगता है माँ जी ने मेरे करवा चौथ का खाना चुरा कर खा लिया। जब तक मैं पानी लेने गई, कितनी लालची है ये। आरती चुपचाप बैठकर बचा हुआ खाना खाकर उठ जाती है। दोनों पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं। आरती रात के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और पूजा की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद चांद निकलने पर सभी औरतें तैयार होकर एक साथ पूजा करती हैं, जिसके बाद कमला करवा चौथ का प्रसाद लेकर मीरा के घर आती है। आप लोग जल्दीबाजी में पूजा करके घर आ गई, आपने प्रसाद भी नहीं लिया, वो भी भूल गई। हाँ हाँ, लाओ कमला बहन प्रसाद दो। वो क्या है ना कि अनुज कब से कमरे में बैठा आरती का इंतजार कर रहा था, वहीं तो इसे पानी पिलाएगा, इसीलिए भाग आई। जी आंटी जी, आप मेरे हिस्से का प्रसाद माँ जी को दे दीजिए, मैं व्रत तोड़कर खा लूंगी। ठीक है बहू। आरती अपना व्रत तोड़ने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और कमला प्रसाद की थाली मीरा को देकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि अपना पर्स तो वो वहीं भूल गई और वापस मीरा के घर आती है और देखती है कि मीरा अपनी बहू की करवा चौथ वाली खाने की थाली से खाना चुरा रही होती है। कमला जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मीरा तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहू की करवा चौथ की थाली में से खाना चुरा कर खाते हुए? तू 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 यहाँ क्या कर रही है? तू तो चली गई थी ना? अच्छा हुआ कि वापस आ गई, कम से कम करवा चौथ का खाना चुरा कर खाने वाली सास का चेहरा तो देख लिया। क्या हुआ आंटी जी, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? किसने क्या चोरी की है? बेटा तेरी माँ करवा चौथ का खाना चुरा कर खाने वाली सास निकली। मैंने अभी इसको बहू की थाली से खाना चुरा कर खाते हुए देखा है। अरे बाप रे, इन्होंने भी देख लिया माँ जी को खाना चुरा कर खाते हुए। आंटी जी आपको गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ जी को पता है कि मैं कम खाती हूँ तो कहीं प्रसाद खराब ना हो जाए, इसलिए वो मेरी थाली से खाना निकाल रही होंगी। हाँ आंटी जी, आरती सही कह रही है, वरना मेरी माँ को खाने की कोई कमी नहीं है, वो आरती के हिस्से का खाना क्यों चुरा के खाएंगी? बेटा मैंने कब बोला कि तेरी माँ हमेशा खाना चुरा कर खाती है? मेरा कहने का मतलब था कि करवा चौथ का खाना स्वादिष्ट होता है ना, इसीलिए चुरा कर खा रही होगी। बस करिए ना आंटी जी, क्या आप बिना बात के ही बात को आगे बढ़ा रही हैं? जाइए अपने घर, आपको भी तो देर हो रही होगी। कमला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरती अपनी सास को बहुत समझाती है। थोड़ी देर बाद आरती और मीरा एक साथ अपना व्रत तोड़ने के लिए बैठती हैं। तभी आरती का फोन आता है और वो उठकर बगल हो जाती है और मीरा फिर से आरती की थाली से खाना चुराने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन आरती उसका हाथ रोक लेती है। माँ जी आप फिर से मेरी थाली से खाना चुरा कर खाने लगी, क्या करूँ मैं आपका? आरती अपनी सास की हरकतें देखकर अपना सर पकड़ लेती है और मीरा खाना खाने के लिए बैठ जाती है। अब ये तो आरती को ही पता होगा कि आगे उसकी सास की करवा चौथ का खाना चुरा कर खाने की आदत जाएगी भी या नहीं।